नमस्कार, कचहरी तैयार है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो कचहरी में आज घरेलू केस भी हैं, इंटरनेशनल फाइल्स भी तैयार हैं। लेकिन बात की शुरुआत आज के वायरल वीडियो के साथ, जिसे आप देख तो चुके होंगे कई बार, लेकिन उसकी हार्ड लाइन और जरूरी सबक शायद ना मालूम हो। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक फ्रेम में साथ क्या आए, इंटरनेट क्रैश हो गया, मीम फैक्ट्री को रॉ मटेरियल मिल गया, ट्रोलर्स को मसाला मिल गया और एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म में बटे रिएक्शंस ने इस वीडियो को विजुअल ऑफ द डे बना दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. रोम से लेकर नई दिल्ली तक जब सोशल मीडिया मेलोडी के नारों से, रील्स से और कॉमिक टाइमिंग से गुलजार था, ठीक उसी वक्त देश के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूपी से बयान दिया और पीएम मोदी को गद्दार कह दिया। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। चलिए, ये तो साफ है कांग्रेस को मेलोडी का स्वाद नहीं भाया, या मेलोडी के पुराने विज्ञापन की लाइन पर कहूं तो मेलोडी चॉकलेटी नहीं लगी। लेकिन मसला यहां तक सीमित नहीं है। विपक्ष ने इसे तंज का जरिया बनाया, ट्रोल्स ने इसे महज एक खूबसूरत महिला और मुस्कुराते प्रधानमंत्री के फ्रेम में समेट दिया। लेकिन जो लोग वैश्विक राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि द न्यू ग्लोबल ऑर्डर की वो कड़कती हुई तस्वीर है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पर आगे जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज मैं एक सवाल आपसे पूछती हूं। बहुत ध्यान से आप इस चेहरे को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस पर्सनालिटी को, जॉर्जिया मेलोनी। आपको पता है आज इनके बारे में कितनी भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, कैसे कैसे मीम बनाए गए हैं। मैं पढ़कर नहीं बता सकती आपको, ऐसे कमेंट्स हैं जिसके जरिए इनको टारगेट किया गया। और ये सब किस लिए? क्योंकि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, दो देशों के पीएम, तय प्रोग्राम के हिसाब से मुलाकात करते हैं, वीडियो वायरल होता है और फिर उस पर टिप्पणियां आती हैं। Altrettanto popolare che parishram hi sa falta ki kunjie. Popa idete, I don't know. तो आज हर वो इंसान जो मोबाइल हाथ में लेकर बैठा है और कमेंटबाजी करके खुद को एम्पावर्ड फील करता है, आज उसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि जॉर्जिया मेलोनी में आपको पहले क्या दिखता है, सुंदर चेहरे वाली महिला या फिर इटली की पीएम? आपका जवाब ही आज कचहरी के इस केस का फैसला होगा, क्योंकि एक महिला को देखकर आपका जहन किस तरह की टिप्पणियां प्रोसेस करता है, ये तय करता है आपकी तरबियत क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आप किस समाज से आते हैं। तो चलिए इस फाइल के और गहरे पन्नों को मैं आपके लिए खोलती हूं। लीजिए, आपके सामने हैं ट्विशा शर्मा और जॉर्जिया मेलोनी। ये दोनों पर्सनालिटीज दो अलग अलग देश काल परिस्थितियों में पली बढ़ी हैं, लेकिन आज एक बात कॉमन है, एक महिला को देखने का समाज का नजरिया, एक महिला की कामयाबी को परखने का समाज का नजरिया, एक महिला को बदनाम करके, चरित्र हनन करके अपना हित साधने का समाज का नजरिया। इन 3 पॉइंट्स पर आज चाहे भोपाल की ट्विशा शर्मा हो या इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ये दोनों एक हैं। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो, सोचिए साल 2026 में एक पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड परिवार जो खुद जज रह चुकी हैं, महिला हैं, वो अपनी मर चुकी बहू के लिए जो बातें कह रही हैं, जिसमें एक लाइन का अफसोस, दुख, तकलीफ नहीं झलकती। कितनी पॉसिबिलिटीज थी ट्विशा में, सोचिए। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज 5 महीने की शादी के बाद सुसाइड पर खत्म हो गई। ससुराल और समाज को ट्विशा की कामयाबी से उतना मतलब नहीं था जितना इस बात से मतलब है कि वो पूजा पाठ करती है नहीं करती है, खाना बनाती है नहीं बनाती है, उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, मतलब सो कॉल्ड वो संस्कारी लगती है या नहीं।
इन पैरामीटर्स पर अगर बेटियां और बहुएं तौली जाएंगी तो एक बात तो तय है कि वो जॉर्जिया मेलोनी नहीं बन पाएंगी। बेटियों के हक पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन समाज के स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? आज ये सवाल खुद से भी पूछना जरूरी है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी शानदार व्यक्तित्व की धनी है, इससे किसे इनकार है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी कैसे इटली की पहली महिला पीएम बनी और क्यों आयरन लेडी की तरह देखी जाती हैं और दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को कैसे अपने अंदाज में जवाब देती आई हैं, अगर ये आपको नहीं पता तो वाकई आपने कूटनीति की दुनिया का एक दिलचस्प अध्याय मिस कर दिया है। Soy Giorgia, soy una mujer. Hello from the Melody team. मेलोनी का ये रुतबा उन्हें चांदी की चम्मच के साथ पैदा होने से नहीं मिला। उनका बचपन स्ट्रगल्स में बीता है। रोम के बेहद साधारण कामकाजी इलाके गारबाटेला में पली बढ़ी मेलोनी को उनके पिता ने बचपन में छोड़ दिया था। सिंगल मदर ने पाला है उन्हें। पेट पालने से लेकर पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मेलोनी ने एक नाइट क्लब में बार टेंडर का काम किया, नैनी बनी, शादियों में सामान तक बेचा। वो लड़की जो कभी लोगों को ड्रिंक्स सर्व करती थी, उसने महज 15 साल की उम्र में राजनीति के कड़े दलदल में कदम रखा, लेकिन घबराई नहीं, झुकी नहीं। अपनी बेबाक आवाज के दम पर वो इटली की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी और फिर साल 2022 में वो कर दिखाया जो इटली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। तो फर्श से अर्श तक ये सफर मेलोनी की फौलादी इच्छा शक्ति की कहानी कहता है। राजनीति के पुरुष प्रधान गढ़ को तोड़कर जब मेलोनी सत्ता के शीर्ष पर पहुंची तो विरोधियों ने उनकी काबिलियत से ज्यादा उनकी सुंदरता पर बात की। कुछ नेताओं ने उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मेलोनी ने अपनी खूबसूरती को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जो नेता उनकी सुंदरता पर टिप्पणी करते हैं या सिर्फ एक महिला के चश्मे से उन्हें देखते हैं, मेलोनी उन्हें सरेआम ऐसा करारा जवाब देती हैं कि सामने वाला परेशान हो जाए। Soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo puede quitar. मेलोनी की रीढ़ कितनी मजबूत है इसका अंदाजा हाल की एक घटना से लगाया जा सकता है, जब गाजा सहायता फ्लोटिला के इतालवी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया तो मेलोनी ने बिना किसी दबाव के इजराइल के कड़े रुख के सामने साफ कह दिया कि यह मानवीय गरिमा का उल्लंघन है जिसे इटली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक ऐसी नेता की तस्वीर है जो अपने देश के नागरिकों के सम्मान के लिए किसी भी ग्लोबल पावर से टकरा सकती है। मेलोनी सिर्फ मुस्कुराना नहीं जानती, वो आंखें मिलाना जानती हैं। जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया बटी हुई थी तब मेलोनी ने यूरोपीय संघ के कई बड़े देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया। अपनी शर्तों पर उन्होंने इटली के राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा और यह कह दिया कि अपने हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश चीन के कर्ज के जाल और उसके दबदबे से डरते हैं, लेकिन मेलोनी ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया कि इटली चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI से बाहर निकलेगा। शी जिनपिंग के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यह एक बेहद टफ और रिस्की फैसला था जो सिर्फ एक ताकतवर लीडर ले सकता है। आज इमैनुअल मैक्रोन, फ्रेडरिक मर्ज जैसे नेता जब यूरोपीय पॉलिसीज पर बात करते हैं तो उन्हें मेलोनी की राय को सबसे आगे रखना पड़ता है। मेलोनी ने अवैध प्रवासन के मुद्दे पर पूरे यूरोप को अपनी लाइंस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया और फिर ट्रंप और मैक्रोन के साथ उनके स्टिफनेस ने तो ग्लोबल हेडलाइंस को ट्रेंड करा दिया था। तो ये आपने पूरा सफर जो जॉर्जिया मेलोनी का देखा, ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर आप उन्हें सिर्फ खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत महिला के आईने में देख रहे हैं तो आप उनकी पर्सनालिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक महिला जो अपने संघर्ष और अपने जबरदस्त सफर के आधार पर उस पद तक पहुंची है जहां पर वो यूरोप के प्रमुख चेहरों में से, प्रमुख लीडरशिप में से एक है, तो ये समझने में आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने मोदी और मेलोनी की मुलाकात को सिर्फ तंज या ट्रोलिंग तक सीमित कर दिया तो डिप्लोमेसी का एक अध्याय आपने मिस कर दिया। अब देखिए, देश के भीतर जो मुद्दे हैं उन पर बात
और उन पर सवाल, ये दोनों अपनी जगह वाजिब हैं। लेकिन आज जिस अंदाज में राहुल गांधी ने पीएम पर टिप्पणी की, वो भी कई सवाल खड़े करती है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर मैं आगे की बात करूंगी। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। तो आप सोचिए, क्या जॉर्जिया मेलोनी को, जो सफर मैंने आपको उनका अभी तक दिखाया, सिर्फ एक रील बनाने वाली महिला के आईने में देखा जाना चाहिए? क्या ये इंसाफ है उनके व्यक्तित्व के साथ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी उन्हें टॉफी खिला रहे हैं, एक टॉफी खिला रहे हैं। ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की मेज पर कितनी हल्की साबित होती हैं, ये समझने के लिए आप देखिए इस एक वीडियो के बाद पार्ले कंपनी के शेयर ने शेयर बाजार में कैसे उछाल मारा, क्योंकि बाजार सेंटिमेंट्स से प्रभावित होता है। और कैंडी डिप्लोमेसी विपक्ष को पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन उस पर बाजार ने तो रिएक्ट किया। हालांकि फिर यह अलग बात है कि इधर पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट किया, उधर शेयर बाजार में पार्ले इंडस्ट्रीज का स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ रॉकेट बन गया। लेकिन इस शेयर का असली पार्ले जी और मेलोडी बनाने वाली कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वजह यह है कि पार्ले प्रोडक्ट्स ही वो कंपनी है जो ये टॉफी बनाती है। इसका असर शेयर बाजार में भी दिखा, जहां पार्ले नाम से जुड़े हुए शेयर्स पर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी और पार्ले इंडस्ट्रीज के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। बीएसई पर लिस्टेड पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में आज 5% तक की तेजी देखी गई। पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग लिस्टेड कंपनी है जिसका बिजनेस रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग जैसे सेक्टर्स से जुड़ा हुआ है। वहीं पार्ले प्रोडक्ट्स एक एफएमसीजी दिग्गज कंपनी है जो बिस्किट, कन्फेक्शनरी और फूड बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सेंटिमेंट ने कहां किस तरह से रिएक्ट किया शेयर मार्केट में, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वीडियो ने अपनी धमक किस तरह से दुनिया के शेयर मार्केट पर दिखाई। अब देखिए, इसी तस्वीर के मैं दूसरे पहलू पर बात करती हूँ। क्रिटिसिज्म की सीमा पार करने का एक उदाहरण नॉर्वे से भी मिला। इटली से पहले प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे ही गए थे। वहां के प्रमुख अखबार ने स्वागत करने की जगह अपनी घिनौनी और नस्लवादी मानसिकता का प्रदर्शन किया। इस अखबार ने पीएम मोदी का एक कार्टून छापा है जिसमें उन्हें एक सपेरे के रूप में दिखाया गया और बीन के आगे कौन नाच रहा है? सांप नहीं है। सांप की शेप में पेट्रोल या ईंधन जिससे भरा जाता है उस पाइप का नोज दिखाया गया। कार्टून के साथ छपे लेख का शीर्षक था ए क्लेवर एंड स्लाइटली अनोइंग मैन, यानी एक चालाक और थोड़ा परेशान करने वाला आदमी। यह सीधे सीधे 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट है। लेकिन नॉर्वे के नीति नियंता और वहां का मीडिया शायद ये भूल गया कि वो जिस भारत को सपेरों का देश दिखाकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत आज दुनिया में कितनी मजबूत स्थिति रखता है। याद करिए अक्टूबर 2022 जब स्पेन के अखबार ला वेंगार्डिया ने भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर एक आर्टिकल लिखा था, तो हेडलाइन में भारत को एक सांप और सपेरे के साथ दिखाया। यानी तरक्की भी देखनी है, लेकिन चश्मा वही 19वीं सदी का रखना है। इस सोच को पीएम मोदी ने करारा जवाब इससे पहले भी दिया है। साल 2014 में जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, तब उन्होंने वहां के मंच से पश्चिमी मीडिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि भारत सांप सपेरों का देश है, लेकिन आज हमारा देश स्नेक चार्मर्स का नहीं बल्कि माउस चार्मर्स का देश बन चुका है, जो कंप्यूटर के एक माउस से पूरी दुनिया को घुमा रहा है। अब इस कहानी के सबसे बड़े सच पर आते हैं। नॉर्वे की कुल आबादी मात्र 55 लाख के आसपास है, यानी हमारे दिल्ली मुंबई के एक छोटे से हिस्से जितनी। ये देश तेल बेचकर अमीर तो बन गया, लेकिन सोच से आज भी गरीब है। आइए इन्हें बताते हैं कि जिस भारत को इन्होंने सपेरा कहा है, उसकी हालिया उपलब्धियां क्या हैं, जिन्हें हासिल करने में नॉर्वे को शायद अगले 20 साल भी कम पड़ जाएंगे। जिस वक्त नॉर्वे के कार्टूनिस्ट कागज पर सांप बना रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा था, जहां पर अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर्स तक नहीं पहुंच पाए। सपेरों का देश आज स्पेस की सुपर पावर बन चुका है। आज भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% अकेले भारत में होता है। नॉर्वे की पूरी आबादी
पूरी पॉपुलेशन जो है ना नॉर्वे की, जितने ट्रांजैक्शन भारत में हर दिन 10 मिनट में लोग चाय की एक छोटी सी दुकान पर कर देते हैं, उतने नॉर्वे में नहीं होते होंगे। जिस यूरोप के दम पर नॉर्वे उछलता है, उसी यूरोप के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर पहुंचने का सपना भी देखता है। नॉर्वे की मीडिया को अब अपनी आंखों से ये चश्मा उतारना चाहिए, क्योंकि ये जो नया भारत है, ये अब आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर बात करता है।